दोस्तों, आज का हमारा अध्याय है वर्क ऑफ विंड पार्ट 2 अर्थात पवन के कार्य में। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे और पार्ट 2 में आज हम उसके प्रमुख इरोजनल लैंडफॉर्म्स का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भूआकृति विज्ञान में आज का हमारा टॉपिक है वर्क ऑफ विंड, पवन के कार्य। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में ऑलरेडी हम लोग इसके एक बेसिक इंट्रोडक्शन पे बात कर चुके हैं कि पवन किस तरीके से अपने कार्य को करती है। हमने उन एरियाज को भी देखा, उन डिजर्ट एरियाज को भी देखा जहां पर पवन की प्रभावी भूमिका होती है। हमने उनकी लोकेशन को भी वहां पर देखा। अब हम पार्ट 2 में बेसिक्स को हम पहले ही जान चुके हैं, तो डायरेक्टली अब हम पार्ट 2 में हमारा आज का टॉपिक होगा इरोजनल लैंडफॉर्म्स, पवन के अपर्दनात्मक स्थल रूप। वहां पर तो हम सिर्फ अपर्दन के रूप देखे थे कि पवन डिफ्लेशन करती है, एट्रीशन का कार्य होता है, वहां पे एब्रेशन का कार्य होता है, अर्थात अपवाहन, सन्निघर्षण, अपघर्षण जैसी शब्दावलियों को हमने वहां पे जाना था। पार्ट 1 की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो पार्ट 2 है, यहाँ अब हम प्रवेश कर चुके हैं अपने मेन टॉपिक पे, जहां से जनरली प्रश्न आते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स। तो इसमें यहाँ पर हम पवन के प्रमुख 9 तरह के इरोजनल लैंडफॉर्म्स को देखेंगे। ये लैंडफॉर्म्स हैं, अगर हम क्रम से देखें, डिफ्लेशन बेसिन और ब्लो आउट, अपवाहन बेसिन या वातगर्त, दूसरा इंसेलबर्ग, तीसरा मशरूम रॉक अर्थात छत्रक शिला, चौथा डेमोइसेल्स भूस्तंभ, पांचवा ज्यूजन, छठा यार्डंग, सातवां ड्राइकांटर, आठवां स्टोन लैटिस जालक या जालीदार शिला, और नौवां ब्रिज एंड विंडो पुल तथा खिड़की। ये जो 9 तरह के आपको यहाँ इरोजनल लैंडफॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं, हम लोग यहाँ पर यह जानेंगे कि बेसिकली इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या क्या पूरी प्रक्रिया है इनके फॉर्मेशन की, तथा इनके हम एक डायग्राम को भी देखेंगे, जिस डायग्राम को आप एग्जाम में बना सकते हैं। असली डायग्राम किस प्रकार का इसका हम बनाएं कि आसानी से बन भी जाए, कम समय भी लगे। साथ ही साथ डायग्राम को तो हम देखेंगे ही देखेंगे, हम इनके असली इमेजेस को भी हम देखेंगे कि वास्तविक डायग्राम तो हम अपने हाथ से बनाते हैं, लेकिन वास्तविक में डिजर्ट एरियाज में ये जो सारे लैंडफॉर्म्स हैं ये कैसे दिखते हैं। तो उस वास्तविकता से भी आपका हम आज परिचय कराएंगे कि बेसिकली इंसेलबर्ग, मशरूम रॉक, डेमोइसेल्स, श्यूजेन, यार्डंग, ये सारे के सारे जो 8-9 तरह के स्थल रूप हैं, ये वास्तविकता में किस प्रकार के देखने में हमें लगते हैं डिजर्ट एरियाज में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। हमारा पहला जो इरोजनल लैंडफॉर्म है वो है ब्लो आउट या वातगर्त। इसके लिए वहां पर हमने देखा था कि हमने डिफ्लेशन बेसिन टर्म का भी यूज वहां हमने किया था, जहां भी हमने पहले हम इसकी टर्म्स कहा, जहां हमने लिस्टिंग की थी, वहां पे हमने इसके लिए ब्लो आउट, डिफ्लेशन बेसिन और हिंदी में वातगर्त ये चीजें लिखी थी। तो बेसिकली डिफ्लेशन बेसिन या ब्लो आउट दोनों एक ही चीजें हैं, अलग अलग नाम है। हिंदी में हम इसे अपवाहन बेसिन, डिफ्लेशन की हिंदी अपवाहन होती है, अपवाहन बेसिन और वातगर्त कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप इन नामों से परिचित हो जाएं। अपवाहन बेसिन, वातगर्त ये हिंदी है, और ब्लो आउट, डिफ्लेशन बेसिन ये इंग्लिश में है। तो ये सारे के सारे सिर्फ टर्म्स हैं, लैंडफॉर्म एक ही है, अलग अलग इसके नाम हैं। दो टर्म्स हमारे इंग्लिश में है और 2 इसी की हिंदी, ब्लो आउट की हिंदी वातगर्त और डिफ्लेशन बेसिन की हिंदी अपवाहन बेसिन। अब चलिए इसके निर्माण की प्रक्रिया को समझते हैं। ब्लो आउट का निर्माण जब हम डिफ्लेशन पढ़ रहे थे तो वहां हम लोगों ने कतारा गर्त, अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो जरूर देखें, पार्ट 1 इसका, कतारा गर्त मिस्र, हमने कतारा गर्त की बात की थी मिस्र में। बेसिकली होता क्या है, ये तो इसका एक एग्जाम्पल है, इसका निर्माण कैसे होता है। मान लीजिए ये कोई डिजर्ट एरिया है, एक मैं छोटा सा ऐसे मॉडल टाइप का बना रहा हूं, और पवन बहुत ही तीव्र वेग से प्रवाहित हो रही है। अब जब पवन यहाँ पे प्रवाहित होगी और यहाँ पर मान लीजिए रेत ऐसे बिछी हुई है, तो जब पवन प्रवाहित होगी तो इस रेत को यहां से उड़ा के ले जाएगी।
और जब यहां से उड़ा के ले जाएगी तो ये स्थान खाली हो जाएगा। इस तरीके से पवन चलती रहेगी और ये स्थान खाली होता रहेगा। तो कुछ समय पश्चात अगर हम छोटा सा और एक बना दें तो ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। यहां पर पहले पूरा भरा था, लेकिन हवा ने चलते चलते, क्योंकि हवा का मार्ग तो यही है, हवा ने इस पूरे भाग को गड्ढे नुमा बना दिया है और इस पूरी रेत को बहा के लेके चली गई है। इसी से बनता है हमारा ब्लो आउट। देखिए कितना सिंपल इसका फॉर्मेशन है। आप खुद कल्पना करके इसके फॉर्मेशन को समझ सकते हैं कि एक रेत का एरिया है, हवा आ रही है, या कह सकते हैं पवन आ रही है और पूरी तरीके से इसको उड़ा के ले जा रही है और यहाँ पर एक गर्त का निर्माण कर रही है। बेसिकली यही है हमारा वात गर्त, या वात माने हम जानते हैं हवा या पवन शब्द यहाँ पे, और जनरली वात माने हवा हम जनरली आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। तो वात गर्त अर्थात पवन से बनने वाला गर्त। अपवाहन बेसिन, अपवाहन की प्रक्रिया से बनने वाला बेसिन। तो अगर हम इन जो टर्म्स हमारे हैं, जो हमारी शब्दावलियां हैं, हर लैंडफॉर्म के लिए हम एक शब्दावली का किसी न किसी का प्रयोग करते हैं। अगर हम उस शब्दावली को अच्छे से समझ लें तो हम कुछ न कुछ तो उसके बारे में जान ही जाएंगे। भले हम उसकी पूरी निर्माण की प्रक्रिया को गहराई से नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन अगर कोई वात गर्त को अच्छे से समझ ले, कि मान लीजिए वो वात गर्त के बारे में कुछ नहीं जान रहा है, वो जियोग्राफी का स्टूडेंट नहीं है, लेकिन उसे इतना पता है वात माने हवा से संबंधित होता है और गर्त माने गड्ढा, इतना तो सब जानते हैं। तो पवन से बनने वाला गड्ढा एक जनरल आम बोलचाल की भाषा में। और अपवाहन बेसिन टर्म, अपवाहन मतलब जो उसे बहा के ले जाए, और उससे बनने वाली बेसिन ये भी एक प्रकार का गड्ढा। तो बेसिकली हमारे कहने का ये तात्पर्य है कि अगर इन टर्म्स को हम अच्छे से समझ लें तो हम पूरी प्रक्रिया को आसानी से बता सकते हैं। तो ये रहा ब्लो आउट या वातगर्त के विषय में। बहुत ही सिंपल इसका फॉर्मेशन होता है और इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जब भी एग्जाम में आए। कतारा डिप्रेशन, कतारा गर्त, और ये मिस्र में है, इजिप्ट में है। हम लोग पहले वाले पार्ट में इसकी बहुत अच्छे तरीके से हमने इसकी इमेजेस देखी थी, इसकी असली लोकेशन को भी हमने देखा था। अब आइए कुछ चित्र हम लोग ब्लो आउट के देखते हैं। डिफ्लेशन बेसिन या वातगर्त का ये एक असली चित्र है। यहाँ आप उस पूरी प्रक्रिया को समझ सकते हैं जिसकी अभी हमने बात की, कि किस प्रकार से पवन किसी क्षेत्र की रेत को जब हटा देती है तो वहाँ पर एक गड्ढे नुमा आकृति बन जाती है। ये एक दूसरा चित्र है डिफ्लेशन बेसिन या वातगर्त का। एक चीज और हम जान लें कि यूएसए की जो ग्रेट प्लेन्स हैं, हम जानते हैं कि यूएसए में ग्रेट प्लेन का एक एरिया है, वृहदाकार मैदान। जब हम लोग यूएसए की रिलीफ पढ़ेंगे तो वहाँ हम देखेंगे यूएसए में जो ग्रेट प्लेन्स वाले रीजन है वहाँ पर इसके लिए बफेलो वालोस टर्म यूज होता है वातगर्त के लिए, और मंगोलिया में पांग कियांग शब्दावली का प्रयोग होता है। मंगोलिया में पांग कियांग और यूएसए में बफेलो वालोस। हमारा अब अगला जो हमारा लैंडफॉर्म है, ये दूसरा लैंडफॉर्म है। पहले हम लोग ब्लो आउट को पढ़ चुके हैं, वो पहला लैंडफॉर्म था हमारा। तो हमारा जो दूसरा लैंडफॉर्म है वो है इंसेलबर्ग। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जब भी बात आती है पवन से बनने वाले अपरदनात्मक स्थल रूपों की, तो इंसेलबर्ग का नाम काफी ऊपर होता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। और जनरली जब हम फोटोज सर्च करते हैं तो हमें काफी ज्यादा इसी की फोटोज देखने को मिलती हैं इंसेलबर्ग की। इंसेलबर्ग का निर्माण बहुत ही सरल होता है। इंसेलबर्ग के फॉर्मेशन में ये आपको कुछ टीले दिखाई दे रहे हैं। वास्तव में इंसेलबर्ग शब्द का अर्थ ही होता है एक प्रकार का पर्वत जैसा या द्वीपीय पर्वत। ये एक जर्मन शब्द है और इसका फॉर्मेशन जो होता है वो इस तरीके से होता है कि ये एक मान लीजिए डिजर्ट एरिया है। यहाँ पर ये जो आपको चट्टानें इस प्रकार की दिख रही हैं ये बहुत हार्ड है, ये हार्ड रॉक्स हैं। इसके अगल बगल सॉफ्ट रॉक्स भी रही होंगी, लेकिन जब
इस प्रकार से डेजर्ट एरिया में पवन का प्रवाह होता है, पवन प्रभावी होती है, तो जो सॉफ्ट रॉक्स होती हैं, मुलायम चट्टानें होती हैं, वो तो आसानी से कट जाती हैं, बहुत आसानी से, लेकिन जो हार्ड रॉक्स होती हैं वो नहीं कट पाती और वो इस प्रकार टीले की भांति वहीं अपने स्थान पे स्थिर रहती हैं। अगर उनमें कटाव होता भी है तो बहुत कम होता है, मुलायम चट्टानें आसानी से कट जाती हैं। तो इस प्रकार की हमें आकृति देखने को मिलती है। एग्जाम में कहीं भी आप इंसेलबर्ग का इस प्रकार का एक चित्र बना सकते हैं, इस प्रकार का टीला बना के बता सकते हैं कि ये वास्तव में हार्ड है, इनका इरोजन नहीं हो पाया, लेकिन जो सॉफ्ट वाली है उनका इरोजन हो गया। तो जब सॉफ्ट वाली हट जाएंगी तो जो हार्ड वाली है वो इस प्रकार से देखने में प्रतीत होंगी, जैसे टीले नुमा आकृति हमें देखने को मिलेगी। तो यही बेसिकली इंसेलबर्ग होता है। सर्वप्रथम बोर्नहार्ट महोदय ने, अगर हम पुनः इसे लिख दें, बोर्नहार्ट महोदय ने ही इसके निर्माण की प्रक्रिया को बताने का प्रयास किया था सर्वप्रथम। तो इसीलिए इंसेलबर्ग को बोर्नहार्ट भी कहा जाता है। मतलब इंसेलबर्ग के लिए एक शब्दावली और है बोर्नहार्ट। अगर कहीं बोर्नहार्ट लिखा मिले तो आप समझ जाएं कि ये बोर्नहार्ट महोदय के नाम पर नामकरण किया गया है इंसेलबर्ग का। अब आइए इंसेलबर्ग की कुछ हम, ये तो डायग्राम है, कुछ ओरिजिनल पिक्स देखते हैं, कुछ ओरिजिनल इमेजेस देखते हैं कि वास्तव में इंसेलबर्ग रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो हमारे डिजर्ट एरियाज है वहां देखने में कैसे लगते हैं। ये कुछ चित्र हैं इंसेलबर्ग के, जिसकी अभी हमने बात की कि किस प्रकार से इंसेलबर्ग का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपके सामने एक वास्तविक इंसेलबर्ग का चित्र है, एक टीले नुमा यह आकृति है। आगे हम कुछ और चित्रों को देखेंगे। इंसेलबर्ग का एक और चित्र, इसमें आप देख रहे हैं कि अगल बगल की जो सॉफ्ट रॉक है वो कट गई है और बीच का जो टीले नुमा संरचना हमें देखने को मिल रही है वही है इंसेलबर्ग। हमारा तीसरा प्रमुख लैंडफॉर्म है मशरूम रॉक। मशरूम रॉक के साथ ही आपने देखा होगा कि यहाँ लिखा है गारा, पेडस्टल शैल और पिट्सफेल्सन। तो यहाँ हम बता दें, सहारा में इसे गारा कहते हैं, जर्मनी में इसे पिट्सफेल्सन कहते हैं और इसके लिए पेडस्टल शैल टर्म का भी यूज होता है। अब आइए इसके निर्माण की प्रक्रिया को समझते हैं। मशरूम रॉक का निर्माण बहुत ही सरल है। मशरूम रॉक का फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है बेसिकली वो यह है कि मान लीजिए ये ऊपर आपका हार्ड रॉक वाला एरिया है, ऊपर हार्ड रॉक है, रेगिस्तानी क्षेत्र में है, और नीचे इसके थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट रॉक है। अब जब हवा चलेगी तो बेसिकली क्या होगा कि जितना एरिया, अगर हवा इस तरह से चल रही है इस तरफ से, और जो एरिया इधर हार्ड रॉक है, तो जितना एरिया को प्रोटेक्ट कर पा रहा है हार्ड रॉक, उसका तो अपर्दन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो भले ही सॉफ्ट है लेकिन ऊपर से जो हार्ड रॉक है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन जहां जहां पर हवा से प्रोटेक्शन, या कह सकते हैं विंड से प्रोटेक्शन नहीं प्राप्त है, पवन से प्रोटेक्शन नहीं प्राप्त है सॉफ्ट रॉक को, वो तो कट जाएगा। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं। तो जहां जहां विंड से प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता है वहां पर तो जो हमारी सॉफ्ट रॉक है वो कट जाती है। लेकिन कहीं कहीं पर प्रोटेक्शन मिल जाता है तो वहां थोड़ा कम कटाव होता है। तो इस प्रकार से जो एक प्रकार की हमारी आकृति का निर्माण होता है वही है मशरूम रॉक, छत्रक शिला, गारा, पिट्सफेल्सन या पेडस्टल शैल। इसकी आकृति मशरूम के समान देखने में प्रतीत होती है। अगर फिर से हम इसके निर्माण की बात करें तो इसके निर्माण में ऊपर से कठोर चट्टान का आवरण होता है, नीचे मुलायम चट्टान होती है। मुलायम चट्टान को कठोर चट्टान द्वारा प्रोटेक्शन या एक तरीके से कह सकते हैं सुरक्षा मिली हुई होती है। तो जिस क्षेत्र में मुलायम चट्टान का कटाव हो जाता है, अर्थात वहां पर जो हमारी हार्ड रॉक है वो उसका प्रोटेक्शन नहीं कर पा रही है। तो मान लीजिए यहाँ हो गया, इधर हो गया, इधर कटाव हो, इधर ज्यादा कटाव हो गया,
इधर ज़्यादा कटाव हो गया, इधर ज़्यादा कटाव हो गया, तो यहाँ पर तो कटाव हो गया, लेकिन ऊपर वाले भागों में थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिल जा रहा है और हमारी जो सॉफ्ट रॉक है वो बची रह जा रही है। क्योंकि ऊपर से हम देख रहे हैं, इसके फॉर्मेशन में यही बात ही है कि ऊपर से हार्ड रॉक पाई जाती है, ऊपर से जो हार्ड रॉक है वो प्रोटेक्शन देती है सॉफ्ट रॉक को। और इसमें अगर सिर्फ एक तरफ से कह सकते हैं अगर पवन चल रही है, तब तो स्थलाकृति उतनी विस्तृत प्रकार की नहीं बनती है। लेकिन अगर कई तरफ से पवन का एक तरीके से करें प्रहार हो रहा है इस पे, तो इधर से भी कटाव होगा, इधर से भी कटाव होगा, बीच का भाग, ऊपर वाला भाग छोड़ के। तो इस प्रकार की एक बहुत ही विस्तृत छत्रक शिला, मशरूम रॉक कहें या पेडेस्टल सैल, गारा, पिट्सफेल्सन का फॉर्मेशन होता है। अब आइए इसके हम लोग असली कुछ फोटोज को देखते हैं। ये तो खैर एक डायग्राम है, आप एग्जाम में इस तरह का एक सिंपल सा डायग्राम इसका बना सकते हैं इस प्रकार से। ये तो खैर समझाने के लिए है, सिर्फ ओरिजिनल डायग्राम, ये जो ब्लू लाइंस हैं यही है केवल, इसका ओरिजिनल डायग्राम आप ऐसे बना सकते हैं बस। मशरूम रॉक या छत्रक शिला, जिसकी अभी हमने बात की, पूरे फॉर्मेशन को हमने समझा, ये उसका एक असली चित्र है। और इसमें आप देखिए कि जो हमारा असली मशरूम होता है बिल्कुल वैसी ही इसकी आकृति देखने में लग रही है। जो भी हमारा सॉफ्ट रॉक वाला एरिया है वो कट गया है, और जो भी एरिया हार्ड रॉक का है या फिर सॉफ्ट रॉक का, वह एरिया जो हार्ड रॉक से प्रोटेक्टेड है वही बचा है। तो ये है हमारा मशरूम रॉक या छत्रक शिला। हमारा चौथा इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म है भूस्तंभ। भूस्तंभ का निर्माण काफी हद तक उसी प्रकार से होता है जैसे मशरूम रॉक का। तो अगर आपने मशरूम रॉक को अच्छे से समझा है तो भूस्तंभ को भी आप अच्छे से समझ सकेंगे। बेसिकली भूस्तंभ में क्या होता है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इस प्रकार का, ये हार्ड रॉक है, और इसके नीचे ये सारी की सारी सॉफ्ट है। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये हार्ड है। अब बेसिकली इसके फॉर्मेशन में होता क्या है कि मान लीजिए पवन का प्रवाह हो रहा है, विंड अपना कार्य कर रही है, तो जितना एरिया इसके हार्ड वाले के नीचे रहेगा, हार्ड वाले का संरक्षण मिलता रहेगा उसे। इस प्रकार से हार्ड रॉक है, थोड़ा सा मान लीजिए हार्ड रॉक अगल बगल भी है थोड़ी थोड़ी इस तरीके से। तो जहां जहां हार्ड रॉक संरक्षण कर पाएगी सॉफ्ट रॉक का, वहां तो इरोजन नहीं हो पाएगा। लेकिन जहां जहां पर हार्ड रॉक उसका संरक्षण नहीं कर पाएगी, अर्थात जहां पर हार्ड रॉक होगी ही नहीं, वहां पर इरोजन हो जाएगा। जैसे इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में, यहाँ पर जहां जहां आप गैप्स देख रहे हैं, ये जो गैप्स बने हुए हैं, यहाँ पर इरोजन प्रभावी हो जाएगा। और जहां जहां पर हमारी जो हार्ड रॉक है वो प्रोटेक्ट कर चुकी है इसको, वहां पर इरोजन का प्रभाव अगर होगा भी तो केवल साइड से होगा। आप देखें साइड में थोड़ा सा कटाव हुआ है यहाँ पे। अब हवा अगर इधर से आ गई होगी तब तो ये चीज इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर हवा यहाँ से आएगी तब ये हार्ड रॉक इसको प्रोटेक्ट कर लेगी। तो कुल मिला जुला के अगर हम एक सारांश के तौर पे देखें तो हम कह सकते हैं कि जहां जहां पर हार्ड रॉक ऊपर है उसके नीचे सॉफ्ट रॉक है, या हार्ड रॉक बगल में है उसके बगल में सॉफ्ट रॉक है, और हार्ड रॉक प्रोटेक्ट कर रही है सॉफ्ट रॉक को, तब तो इरोजन नहीं होगा। लेकिन जो इस तरीके के क्षेत्र हैं जहां पर सॉफ्ट रॉक ही केवल है, ऊपर हार्ड का नहीं है, जैसे ये क्षेत्र, वहां पर इरोजन होगा और इस तरीके से गैप्स बन जाएंगे। तो जो बचे हुए क्षेत्र हैं वो स्तंभ की भांति प्रतीत होंगे। इसे ही हम कहते हैं भूस्तंभ या डेमोसेल्स। अब आइए इसके हम कुछ चित्रों को देखें। इस डायग्राम को आप आसानी से बना सकते हैं। ये पूरा डायग्राम है भूस्तंभ का। भूस्तंभ का एक असली चित्र, जिस अभी हमने डायग्राम की बात की, काफी हद तक वैसा ही यह एक चित्र है। हमारा अगला लैंडफॉर्म है ज्यूजन या ज्यूगन। यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ लिखा है डिफरेंशियल इरोजन विशेषक अपरदन। इसका निर्माण थोड़ा सा जटिल होता है, इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से समझें। इसके निर्माण में पवन के साथ ही साथ थोड़ा सा ओस बर्फ का भी योगदान होता है।
तो चलिए इसके निर्माण को समझते हैं। ज्यूजन या ज्यूगन, बेसिकली इसका फॉर्मेशन उन क्षेत्रों में होता है जहां पर चट्टानों की जो परतें हैं, कठोर परत, मुलायम परत, कठोर परत, मुलायम परत, वो क्षैतिज रूप में पाई जाती हैं। ये वाली कठोर होगी, ये मुलायम होगी, ये कठोर होगी, फिर मुलायम होगी। तो जब इसकी परतें हमारी क्षैतिज रूप में पाई जाती हैं तो इसके कारण इसके फॉर्मेशन में क्या होता है, मान लीजिए ये ओस की बूंद पड़ गई यहां पर, और जब इसमें ओस की बूंद पड़ जाती है तो जब वह बर्फ का रूप लेगी तो हम जानते हैं कि इससे क्या होगा कि जो चट्टान का, अगर हम यहां दिखाना चाहें, चट्टान की जो पहले छोटी सी दरार थी उसमें थोड़ा सा क्रैक होगा, थोड़ा सा टूटने की क्रिया होगी। ठीक है, ये पहले यहां था बट उसमें क्रैक कुछ पड़ गए। अब जब उसमें क्रैक पड़ जाएंगे, जब उसमें दरार पड़ जाएगी, क्योंकि वो बूंद अब बर्फ का रूप ले चुकी है। रात में हम जानते हैं तापमान बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है, डाउन चला जाता है, बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है डिजर्ट में। तो जब ये बर्फ का रूप ले लेगी और हार्ड रॉक में थोड़े से क्रैक पड़ जाएंगे तो इसके कारण अब क्या होगा, पवन को नीचे के लिए रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि नीचे तो हमारी है सॉफ्ट रॉक। तो पवन क्या करेगी, वहां से ऐसे उड़ाते हुए अपनी अपवहन की क्रिया से नीचे तक पहुंचेगी और फिर कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी और फाइनली कुछ ऐसी आकृति बनेगी। अगर हम इसको यहां बताना चाहें तो इसे कहते हैं कि इसका निर्माण जैसे हमारी स्याही की दावात होती है वैसे होता है। कहने का मतलब है ऊपर ज्यादा कटाव नहीं होगा, ऊपर से तो पवन ने सिर्फ अपना रास्ता लिया है, यहां पर छोटे सा जो ओस जम के बर्फ हो गई और उससे क्रैक पड़ गया। अब हवा ने क्या किया, उसको उड़ा के लेके चली गई उस मटेरियल को जो एक रॉक वेस्ट बना था क्रैक पड़ने से। अब हवा को एक नीचे आने के लिए रास्ता मिल गया। अब जब हवा नीचे आते आते अपर्दन करते करते यहाँ पर सॉफ्ट रॉक को तो ज्यादा काट देगी, तो इस प्रकार की आकृति बनेगी। मतलब ऊपर वाला इसका बहुत ही, जो कह सकते हैं स्टार्टिंग होगी वो बहुत पतली होगी, लेकिन नीचे चौड़ाई बढ़ती जाएगी क्योंकि नीचे सॉफ्ट रॉक है, और ऊपर पतला होगा क्योंकि ऊपर हमारी हार्ड रॉक ही है। तो बेसिकली इस प्रकार के हमारे स्थल रूप का निर्माण होगा जिसे हम ज्यूजन या ज्यूगन कहते हैं। इसमें विशेषक अपर्दन की क्रिया होती है, डिफरेंशियल इरोजन। चलिए एक और टर्म आप आज यहाँ पर सीख लेंगे। हम लोग जब नदी वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पर एक लैंडफॉर्म हमने पढ़ा था। वो लैंडफॉर्म कौन सा था, वो लैंडफॉर्म था हमारा, अगर हम ध्यान दें तो स्ट्रक्चरल बेंचेस, संरचनात्मक सोपान। स्ट्रक्चरल बेंचेस का निर्माण बेसिकली विशेषक अपर्दन की क्रिया के द्वारा ही होता है। तो वहां भी आपने ये टर्म यूज किया था। वहां पर हम लोगों ने देखा था कि हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक के अलग अलग तरीके के कटने से एक प्रकार का ऐसा ऐसा बेंचनुमा आकृति बन जाती है, जिसे हम लोगों ने संरचनात्मक सोपान या स्ट्रक्चरल बेंचेस कहा था। तो बेसिकली इसका फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल है। अगर हम एक बार पुनः रिवाइज करें तो पहले एक छोटा सा छिद्र होता है, छोटा सा एरिया बनता है जिससे पवन को अपना रास्ता मिल जाता है, और पवन धीरे धीरे नीचे की ओर जो सॉफ्ट रॉक वाला एरिया होता है उसको काटती जाती है और स्याही के दावात के प्रकार उसी की भांति एक प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है, जिसका स्टार्टिंग वाला पोर्शन ऊपर का तो काफी पतला होता है, लेकिन नीचे आते आते उसका काफी चौड़ाई उसकी बढ़ जाती है क्योंकि नीचे सॉफ्ट रॉक है। सॉफ्ट रॉक का ज्यादा इरोजन हो गया है, हार्ड वाले का कम हुआ है। तो यही है हमारा ज्यूजन या ज्यूगन। थोड़ा सा इसका अलग टाइप का फॉर्मेशन है क्योंकि अभी तक तो हम पढ़ रहे थे तो वहां पर केवल पवन की जो शक्ति थी, पवन का जो वेग था वही क्रियाशील था, वही अपना प्रभावी भूमिका निभा रहा था। लेकिन यहाँ पर पवन के साथ ही साथ बर्फ के कारण, जो ओस के कारण जो इसमें क्रैक पड़ा, वो उसने भी थोड़ी भूमिका यहाँ पर, थोड़ी क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। नहीं तो
अगर ये क्रैक ना पड़ता, आप समझिए पवन को रास्ता ही ना मिलता, क्योंकि ऊपर से पूरी तरीके से प्रोटेक्शन प्राप्त है, ऊपर से पूर्णतया प्रोटेक्शन प्राप्त है नीचे वाली रॉक्स को। तो इस प्रोटेक्शन को थोड़ा सा तोड़ने के लिए, अगर यहाँ पर इनकी सुरक्षा के लिए कुछ सैनिक हैं, तो कुछ को तो इनमें हटाना पड़ा। अगर एक दो तीन को भी हम धराशायी कर दिए, ज्यादा सैनिक अगर नहीं है तो दो तीन को अगर हम धराशायी कर दिया तो काम बन जाएगा। तो वही काम पवन के काम को बेसिकली हम कह सकते हैं पवन के कार्य को इजी कर दिया गया इस प्रक्रिया के द्वारा। और फाइनली कुछ इस प्रकार की हमारी स्थलाकृति बनती चली जाती है। कई चरणों में ये बनती है, शुरू में छोटी से बड़ी होते होते फाइनली कुछ इस प्रकार की हमारी स्थलाकृति का निर्माण होता है। इस प्रकार आप इसका एक सिंपल सा डायग्राम बना सकते हैं। ये इसका फर्स्ट स्टेज है, ये इसका सेकंड स्टेज है, ये इसका थर्ड स्टेज है। अब आइए इसके हम लोग कुछ चित्रों को देखते हैं। ज्यूजन, आप यहाँ पर एक इसका डायग्राम देख रहे हैं। इस तरह के डायग्राम्स आप आसानी से एग्ज़ाम में बना भी सकते हैं। काफ़ी इजी तरीके से इसमें उसके फॉर्मेशन को समझाने का प्रयास किया गया है। एक इसका इजी डायग्राम, काफ़ी सिंपल। अब आइए एक और चित्र देखें। ये एक और ज्यूगन का डायग्राम। हमारा अगला लैंड फॉर्म है यार्लडंग। बेसिकली यार्लडंग की अगर हम निर्माण की प्रक्रिया को समझें तो जिस प्रकार से अभी हम लोगों ने ज्यूजन या ज्यूगन के निर्माण को समझा था, उसी प्रकार से यार्लडंग का फॉर्मेशन भी होता है। लेकिन इसके फॉर्मेशन में एक बेसिक डिफरेंस यह है कि ज्यूजन का फॉर्मेशन में चट्टानों की लेयर्स क्षैतिज रूप में होती हैं, लेकिन इसमें चट्टानों की लेयर्स लंबवत रूप में होती हैं। मान लीजिए यहाँ पर सॉफ्ट रॉक रही होगी, तो सॉफ्ट रॉक का अपघर्षण या कह सकते हैं इसे हम एब्रेशन, इसकी प्रक्रिया द्वारा इसका अपरदन हो गया। लेकिन जो हार्ड रॉक वाला एरिया है, ये आप देख रहे हैं, ये वहीं का वहीं बना रहा। सॉफ्ट रॉक वाला कट गया, मुलायम चट्टानें थी वो कट गई, और जो हार्ड वाली थी ये अपने स्थान पर वहीं की ज्यों का त्यों बनी रही। तो इससे जो हमारा लैंडफॉर्म बनता है यही है यार्लडंग। बहुत ही सिंपल फॉर्मेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। सॉफ्ट वाला कट गया, जो हार्ड रॉक है वो बचा रहा, और इसका बस एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लेयर्स हैं वो लंबवत मिलती हैं इसमें। वास्तव में यही बेसिक डिफरेंस है यार्लडंग में और ज्यूजन में। ज्यूजन में लेयर्स आपको क्षैतिज मिलेंगी, लेकिन यार्लडंग में लंबवत मिलेंगी। अब लंबवत में अगर मान लीजिए जो सॉफ्ट वाला है वो कट जाएगा, हार्ड वाला बचा रह जाएगा, तो कुछ इस प्रकार के हमारे लैंडफॉर्म का निर्माण होगा। इस चित्र को आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए यार्लडंग के कुछ बहुत ही अच्छे फिगर्स लेके आया हूँ। ये देखिए, इसमें जिस अभी पूरे निर्माण की प्रक्रिया की अभी हम लोगों ने बात की, बिल्कुल वैसा ही यह फिगर है। यह एक दूसरा यार्लडंग का चित्र। इस चित्र को देख के आप अपने पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं कि जिसकी अभी हमने बात की, कि किस प्रकार से यार्लडंग लैंडफॉर्म का निर्माण डिजर्ट एरियाज में होता है। और ये आखिरी हमारा चित्र, ड्राई कांटर, हमारा 7वां लैंडफॉर्म। यहाँ पर हम आपको बताते बताते इसका फिगर बनाएंगे, क्योंकि इसका निर्माण थोड़ा सा अलग प्रक्रिया से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली जो हमारा ड्राई कांटर है, इसे हम त्रिकोणाकार कंकड़, त्रिकोणाकार कंकड़ भी इसे हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि रॉक है, एक हम छोटा सा अगर मॉडल बनाएं, ये एक रॉक है, तो एक चट्टानी क्षेत्र है ये इस तरीके से। अब इस रॉक में क्या होगा कि, और ऐसी हमें कल्पना करनी होगी कि इसका 1, 2 और 3 इसके पोर्शन बाहर दिखाई दे रहे हैं। एक पोर्शन इसका जमीन के से सटा हुआ है,
एक पोर्शन जमीन से सटा हुआ है और 3 पोर्शन इसके या 3 फलक बाहर की ओर दिखाई दे रहे हैं। ऐसी हमारी चट्टान है। तो इसका निर्माण में क्या होगा? हवा जब चलेगी, या कह सकते हैं पवन जब चलेगी, जब विंड अपनी क्रिया करेगी इस पे, तो अपने साथ बहुत सारे, हम जानते हैं, इरोजनल टूल्स को लेके आएगी। जब बहुत सारे इरोजनल टूल्स को लेकर के आएगी तो वो इस चट्टान के ऊपर क्रिया करेंगे और बहुत तरह की खरोंचें इस पे पड़ जाएंगी, घर्षण के कारण, या कह सकते हैं अपघर्षण के कारण। जब इस पे तरह तरह की खरोंचें पड़ जाएंगी तो इसे ही कहते हैं त्रिकोणाकार कंकड़ या ड्राई कांटर। लेकिन हर तरह की खरोंच वाली चट्टान के लिए हम ड्राई कांटर टर्म का यूज नहीं करते हैं, ये चीज ध्यान देने वाली है। अगर चट्टान हमारी ऐसी है, मान लीजिए एक हम मॉडल बनाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ इस प्रकार की अगर हमारी चट्टान है जिसके 8 फलक हैं, हो सकता है यहाँ 8 फलक ना बन पाए हो, लेकिन मैं बस आपको बताने का यहाँ प्रयास कर रहा हूं कि अगर उसके 8 फलक हैं और उसमें खरोंचें पड़ती हैं तो उसके लिए हम वेंटीफैक्ट टर्म का यूज करते हैं। वेंटीफैक्ट। तो अगर हमारा 3 फलक वाला है तो उसके लिए हम ड्राई कांटर टर्म का यूज करते हैं, और अगर 8 फलक वाला कोई रॉक है, वहां पर यह क्रिया, खरोंच वाली क्रिया हो रही है, तो वेंटीफैक्ट। फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल है। रॉक के ऊपर पवन अपनी शक्ति से, अपने इरोजनल टूल्स के माध्यम से विभिन्न प्रकार की खरोंच बना देती है, या कह सकते हैं उसे घिस देती है, उससे बहुत सारी खरोंचें बन जाती हैं और इसका इस स्थल रूप का फॉर्मेशन होता है। तो इसके लिए बस ज्यादा नहीं, 2 टर्म्स हमें समझने होंगे, एक ड्राई कांटर, दूसरा वेंटीफैक्ट। 8 फलक वालों के लिए वेंटीफैक्ट, और अगर हमारे 4 फलक हैं, एक तो नीचे होगा, सरफेस से सटा होगा, उसका कोई मतलब नहीं है, 3 हमारे सामने दिख रहे हैं जिसपे ये खरोंचें पड़ी हैं, तो वो हमारा त्रिकोणाकार कंकड़ या ड्राई कांटर होता है। ड्राई कांटर जो हमारा लैंडफॉर्म है, इसका फॉर्मेशन काफ़ी अलग है। इसमें विभिन्न प्रकार की खरोंचें बन जाती हैं और इस चित्र में वो खरोंचें बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रही हैं। ड्राई कांटर और वेंटीफैक्ट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर 8 फलक हैं तो हम वेंटीफैक्ट बोलेंगे, अगर 4 फलक हैं, एक नीचे की ओर है, 3 बाहर की ओर हैं, तो वो ड्राई कांटर है। अब अगले फिगर में खरोंचे और स्पष्ट हैं। इस फिगर में आप देखिए तो जो पवन ने अपनी क्रिया से इसमें घर्षण से खरोंचे बनाई हैं वो बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रही हैं। जालक या जालीदार शिला हमारा 8वां लैंडफॉर्म। इसके फॉर्मेशन में बेसिकली होता क्या है कि ये मान लीजिए एक रॉक है, एक छोटा सा मॉडल बनाने का यहाँ प्रयास किया गया है। रॉक में पवन अपनी क्रिया से और अपने घर्षण वाली प्रक्रिया के माध्यम से इस प्रकार के गड्ढे बना दे रही है, ठीक। और जो हमारी रॉक है वो देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई जाली हो, तो बस ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो बस उसी के लिए हम जालक या जालीदार शिला का प्रयोग करते हैं, इस शब्दावली का प्रयोग करते हैं। इसमें किसी बहुत ज्यादा हमें कठिनाई वाले प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सरल इसका फॉर्मेशन है। और रॉक पर पवन अपनी क्रिया से इस प्रकार की आकृति बनाती है अपने घर्षण के माध्यम से कि वो जाली नुमा प्रतीत होती है, तो वही है हमारी जालक या जालीदार शिला। और इसी में इसी लैंडफॉर्म में कभी कभी क्या होता है कि पवन इतना ज्यादा प्रभावी हो जाती है कि ये जो आपको बीच में गैप्स नजर आ रहे हैं, मान लीजिए यहाँ भी घर्षण हो गया, यहाँ भी अपघर्षण, यहाँ भी, और जो ये पूरा खोखला हो जाता है, पवन अपनी क्रिया से इसको खोखला बना देती है और ये पूरा का पूरा स्थान एक तरीके से कह सकते हैं खाली हो जाता है। तो इसके लिए यूज होता है टर्म खिड़की या विंडो।
और एक और लैंडफॉर्म होता है, उसमें क्या होता है कि हम लोगों ने जालीदार शिला समझ लिया, खिड़की समझ लिया, और एक होता है, मान लीजिए इसका अंदर ही अंदर कटाव होता चला जा रहा है। इस शिला का, बड़ी सी शिला है, ये सब भी कट गया, ये सब भी कट गया, केवल ऊपर वाला भाग बचा है किसी तरीके से बस, और साइड के थोड़े से भाग बचे हुए हैं जिसने इनको आधार दिया रखा है। तो ये क्या लगेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। बीच वाला पोर्शन तो पूरा, जो ये वाला, ये तो कट चुका है, यहाँ मैंने छोटा सा बना के आपको दिखाने का प्रयास किया है। ये पूरा पोर्शन तो कट चुका है, सिर्फ ऊपर वाला भाग, ये वाला पोर्शन बचा हुआ है, और साइड साइड के दो भाग एक पिलर्स की तरह बचे हुए हैं। ये कैसा लग रहा है आपको, एक छत की तरह लग रहा होगा ये, या कह सकते हैं पुल की तरह लग रहा होगा। तो इसी के लिए ब्रिज टर्म का यूज होता है। ब्रिज, ब्रिज को हम आम बोलचाल की भाषा में जानते हैं पुल। तो इसीलिए जो हमारा 9वां लैंडफॉर्म था वो था पुल व खिड़की। तो जालक या जालीदार शिला ये पूरा हो गया, खिड़की ये हो गई, और पुल हमारा ये हो गया। छत या पुल, कभी कभी इसके लिए मेहराब टर्म भी प्रयोग हम करते हैं, मेहराब। तो इस प्रकार से पुल व खिड़की अर्थात ब्रिज एंड विंडो, और जालक या जालीदार शिला, मेहराब, ये सारे के सारे जो हमारे लैंडफॉर्म्स हैं, ये बेसिकली कह सकते हैं कि एक ही लैंडफॉर्म्स की बहुत सारी अवस्थाएं हैं। फर्स्ट स्टेज में जालीदार शिला बनी, सेकंड स्टेज में खिड़की बनी, और थर्ड स्टेज में पुल का निर्माण हुआ, या छत का निर्माण हुआ, या मेहराब का निर्माण हुआ। तो ये जो सारे के सारे लैंडफॉर्म्स की जिनकी चर्चा अभी हमने यहाँ पे की है, ये अलग अलग लैंडफॉर्म्स ना होकर के एक ही लैंडफॉर्म की बहुत सारी अवस्थाएं हैं। जैसे जैसे अवस्था बदल रही है, एक ही लैंडफॉर्म परिवर्तित होकर दूसरे लैंडफॉर्म के रूप को प्राप्त कर रहा है, और उसका नाम बदल जा रहा है। हमारे लास्ट के 2 लैंडफॉर्म्स, स्टोन लैटिस, ब्रिज एंड विंड विंडो, मतलब कि जालक या जालीदार शिला, पुल तथा खिड़की। इसमें आप बिल्कुल जिस जाली की हमने बात की उसके लैंडफॉर्म को देख सकते हैं। इस चित्र में जाली बिल्कुल स्पष्ट है कि किस प्रकार विंड ने अपने इरोजन की प्रक्रिया के माध्यम से एक रॉक में एक जाली नुमा आकृति का निर्माण किया है। आगे हम पुल को देखेंगे। ये हमारा ब्रिज है, इसमें आप देख सकते हैं कि बीच का पार्ट पूरा उड़ गया है हवा के घर्षण के कारण, और ये खिड़की नज़र आ रही है, और ऊपर वाला एरिया वो पुल है, इसे हम ब्रिज बोलते हैं। ये ब्रिज का एक दूसरा चित्र। दोस्तों, इस प्रकार वर्क ऑफ विंड पार्ट 2 इरोजनल लैंडफॉर्म्स का हमारा यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण अपरदनात्मक स्थल रूप अर्थात इरोजनल लैंडफॉर्म्स का अध्ययन किया। आगे हम लोग इसके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स अर्थात निक्षेप जनित स्थल रूपों का अध्ययन करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।